भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष साप्ताहिक प्रस्तुति संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। वसुधैव कुटुंबकम के महान सिद्धांत पर चलने वाली भारतीय संस्कृति अद्वितीय है। ये वो ज्ञान परंपरा है जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, समानता और स्वतंत्रता इसके मूल सिद्धांत हैं। इसी महान संस्कृति के विविध पहलुओं से आपको परिचित करवाने का प्रयास है संस्कृति संवाद। इस शो के जरिए हम आप तक उन कहानियों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले एक नजर डालते हैं झलकियों पर। लाल किला के प्रांगण में भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया। करके इसमें निवास कर सकते हैं। यहाँ जात पात भेद भाव से रहित है। क्या खास लिखने के प्रति थोड़ी रुचि इस हिसाब से बढ़ी। और धरनाई गांव आज के समय में स्वच्छ और हरित बिजली का पूरे देश में बड़ी मिसाल कायम की है। झलकियों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कुछ खास आज के एपिसोड में आपके लिए आने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की तरफ और देखते हैं कि बीते दिनों कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े किन किन इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महर्षि श्री अरबिंदो ने कहा था, कला मानव और दिव्य के बीच एक पुल है। इसी कथन से प्रेरित होकर IGNCA, संस्कृति मंत्रालय और SACAR ने एक विशेष ऑनलाइन टॉक सीरीज का आयोजन किया जिसका विषय था कला, सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का साधन। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने इस विषय पर जानकारी परक व्याख्यान दिया। As we all know that our philosophy is not linear. Our philosophy is circular. That is why the India's time frame is always counted in a circular motion. And that is very important. And that circularity is also reflects in our expression of art. लाल किला के प्रांगण में भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया। इस खास आयोजन में मुख्य आकर्षण विभिन्न राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां रही, जिनमें संस्कृति मंत्रालय की शानदार झांकी भी शामिल थी। झांकियों के माध्यम से भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया गया। इसके अलावा हर राज्य और मंत्रालय के विशेष स्टॉल भी लगाए गए। IGNCA ने भी इस आयोजन में 2 स्टॉल लगाए जो कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बने। ये आयोजन भारत की संस्कृति और एकता का शानदार उत्सव था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। संगोष्ठी में विमल कुमार सिंह ने भविष्य के गांव के बारे में अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के सिंगरौर उपरहार, केरल के अय्यूर और असम के जोनबील गांव पर आधारित फिल्मों का लोकार्पण भी किया गया।
साप्ताहिक सुर्खियां के बाद अब बात संगीत की। सांस्कृतिक प्रस्तुति सेगमेंट में आज हम आपका परिचय कराएंगे एक अनोखे वाद्य यंत्र से जिसका नाम है विल्लू। ये एक ऐसा वाद्य है जो दिखने में धनुष की तरह होता है और इसके तारों को झरंकित करके संगीत उत्पन्न किया जाता है। विल्लू का मतलब है धनुष और पाटू का मतलब है गीत। यानी जब विल्लू वाद्य के जरिए कहानी को गीत, संगीत और नाटक के फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है तो वो कहलाता है विल्लू पाटू। ये तमिलनाडु और केरल की एक पारंपरिक लोक कला है जिसमें कलाकारों द्वारा पौराणिक से लेकर सामाजिक विषयों की कहानी का प्रदर्शन किया जाता है। आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के सेगमेंट में देखिए प्रसिद्ध विल्लू पाटू कलाकार भारती थिरुमगन और उनकी टीम की प्रस्तुति। तंदाने अमा तंदाने अमा நல்ல நல்ல பாட்டெடுத்து ஓஹோ நயமான சொல்லெடுத்து ஆமா சொல்ல சொல்ல இனிக்கும் பாட்டு ஓஹோ சொக்க வைக்கும் வில்லு பாட்டு ஆமா தலைநகராம் டில்லியிலே ஓஹோ தலைநகராம் டில்லியிலே IGNCAவின் 36வது ஃபவுண்டேஷன் டே செலிப்ரேஷன் ஓஹோ 36வது ஃபவுண்டேஷன் டே செலிப்ரேஷன் ஓஹோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் ஓஹோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை ஆமா சவுத் இந்தியன் ஃபோக் ஆர்ட் தமிழ்நாடு வில்லு பாட்டு ஓஹோ தன்னை தந்தோம் ஓஹோ தன்னை தந்தோம் தன்னை தந்தோம் என்று ஓஹோ எங்க பாரதி அம்மா பாட வந்தார் ஆமா நாங்க எல்லாரும் ஆமா 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 ஆமாம் போட வந்தோம் டிகே தந்தனத்தோம் பாட வந்தோம் ஓஹோ தந்தனத்தோம் ஆமா தந்தனத்தோம் ஓஹோ தந்தனத்தோம் பாட வந்தோம் தானேனே தந்தானனே தானே தானே தந்தானனே ஓ தானேனே தந்தானனே தானே தானே தந்தானனே ஆமா நாட்டுக்கு சேவை செய்ய நல்லதொரு தமிழ் கலை வில்லு பாட்டு ஆமா நாட்டுக்கு சேவை செய்ய நல்லதொரு தமிழ் கலை வில்லு பாட்டு வெரி குட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வில்லு பாட்டு வில்லு போடுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வில்லு போடுக்கு IGNCA செலிப்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் 36 ஃபவுண்டேஷன் செலிப்ரேஷன் 36 ஃபவுண்டேஷன் செலிப்ரேஷன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் IGNCA பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் IGNCA எக்ஸிபிஷன் இருக்கு வாங்க வாங்க டான்ஸ் ப்ரோகிராம் இருக்கு வாங்க வாங்க வயலின் ஷனாயி வாங்க வாங்க வாய்ப்பாட்டு ஹிந்துஸ்தானி வாங்க வாங்க புல்லாங்குழல் இசை வாங்க வாங்க ட்ரெடிஷனல் வில்லு பாட்டு வாங்க வாங்க வந்தோம் தந்தோம் உங்கள் அன்புக்கு அன்பையே தந்திடுறோம் ஆமா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க சார் பலே ஓஹோ தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட வில்லினில் பாட வந்தருள்வாய் கலைமகளே தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட ஆமா வில்லினில் பாட வந்தருள்வாய் கலைமகளே தந்தனத்தோம் இன்வகேஷன் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் ஆமா ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் டிகே ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் வெல்கம் டு திஸ் கங்க்ரேஷன் வெல்கம் டு திஸ் காங்கிரிகேஷன் தானதந்த
தந்தத்தோடு ஏழு சந்தங்களும் தாளத்தோடு சந்தங்களும் தாளத்தோடு தானதந்தத்தோடு ஏழு சந்தங்களும் தாளத்தோடு பலே சபாஷ் சந்தங்களும் தாளத்தோடு சபாஷ் பலே சந்தங்களும் தாளத்தோடு ஆஹா பலே சந்தங்களும் தாளத்தோடு சந்தங்களும் தாளத்தோடு निस्संदेह आपको इस प्रस्तुति से एक अलग तरह के संगीत से परिचित होने का मौका मिला होगा। बहरहाल हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ। इन दिनों प्रयागराज में आस्था और अध्यात्म का महापर्व महाकुंभ अपनी भव्यता के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। यहाँ श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान, आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक आयोजनों में हिस्सा लेकर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इस दिव्य संगम में अखाड़े विशेष तौर से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के अखाड़े हैं: शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े, उदासीन अखाड़े और निर्मल अखाड़े। इन 4 संप्रदायों को मिलाकर कुल 13 अखाड़े हैं। पिछले एपिसोड में हमने शैव संप्रदाय पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के जूना और किन्नर अखाड़े से संबंधित अंशों को दिखाया था। आज सिने सर्कल सेगमेंट में हम आपको वैष्णव संप्रदाय के निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े से परिचित करा रहे हैं। आइए देखते हैं। 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े शैव संप्रदाय, 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय, 2 अखाड़े उदासीन और 1 अखाड़ा निर्मल अखाड़े के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अखाड़ा एक पंचायती व्यवस्था है। इसमें किसी संप्रदाय के कहीं के रहने वाले लोग आकर के इसमें निवास कर सकते हैं। यहाँ जात पात भेद भाव से रहित है ये अखाड़ा। अब प्रथम गुरु तो हमारे भय हैं हनुमान जी। उससे भी प्रथम गुरु मानेंगे तो माता जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति भगवती माता जानकी। जानकी जी से मंत्र से हनुमान जी के मिला, हनुमान जी से सप्तऋषि के मिला, सनक सनातन सनत कुमार से लेकर के आज ये इतना परंपरा चला आया। निर्वाणी यानी अखाड़े के जो मेन इष्ट देव हैं उस हनुमान जी हैं। हमारे हनुमान जी के लाल ध्वज। न कोई बता सकता है कि कब से कुंभ लगता है। ये अनादिकाल से सनातन संस्कृति की एक परंपरा है। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। माख मकरगति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। ये देव कुंभ है। इसमें जो जितने देवता हैं, यहाँ से लेकर के हिमालय से लेकर के शंकर से लेकर के पार्वती से लेकर के और जितने सिद्ध पुरुष हैं, हम लोगों के 84 धुना है जो हिमालय के और आगे जहाँ पर मनुष्य के आवागमन भी नहीं, वहाँ तक सारा सिद्ध मंडली इस देव मेला में आता है। ये देव मेला है। ये अपने आप लगता है तिथि और मिति के अनुसार। पहले नागा छवड़ा होते हैं जो आएंगे शुरू में तुमको नागा कहेंगे, छवड़ा कहेंगे। फिर हुड़दंगा, फिर नागा। 12 साल रहेंगे तो नागा बनेंगे। नागा बनने के बाद में उनका उत्सव होता है। एक देखिए जो हम लोग ये तिलक लगाए, ये बिंदी है, ये हमारे क्या राम प्रसादाचार्य जी भय है एक महात्मा। पहले हम लोग भी लाल सिरी लगाते थे। एक यहाँ पर हनुमान जी मानते हैं, यहाँ ये तिलक लगाते हैं हनुमान जी के। यहाँ पर माता जानकी, इधर बाएं तरफ से लक्ष्मण जी, इधर राम जी। तो ये हो गया भगवान के तिलक। हमारा जैसे अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर यानी अखाड़ा है, जिसमें हमारे इसमें जो नागा होते हैं, साधु होते हैं, हमारी साधु भाषा में हम लोग उसको निहंग बोलते हैं। निहंग विरक्त बोलते हैं, मतलब जो शादी ब्याह नहीं कर सकता है। कई जगह लिखित भी हैं कि अखाड़े के साधु हिंदू राजाओं से मिलकर यवनों से युद्ध किए हैं।
ध्वज की कलर देखिए, जैसे सफ़ेद कलर है शांति का प्रतीक है, लाल हमारे जो है तो हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, काला आपको बताया कि मुगलों के द्वारा मिला, हरा जो है तो ये हरित क्रांति है, पीला जो है तो हमारे वैराग्य का है। मतलब पांचों कलर जो है तो पांचों कलर का अपना अपना एक विशेष महत्व है। और वो ध्वज जो है हनुमान जी के रूप में होते हैं, जिससे हम लोग हनुमत ध्वज भी कहते हैं। बालानंदाचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की और रामानंदाचार्य जी इसके जगत गुरु हुए, जो उन्होंने द्वादश शिष्य बनाए, जिसमें उन्होंने हर वर्ग को लिया, सभी वर्णों को, साधुओं को उन्होंने अपने शिष्य बनाए और उन्होंने ही पूरे इस देश में रामानंद संप्रदाय का उन्होंने विस्तार किया। तो अभी आपने देखा निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंश। अब हम आपको ले चलते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं देश दुनिया के मशहूर कलाकारों, चित्रकारों, साहित्यकारों और पत्रकारों से। आज विशेष साक्षात्कार के सेगमेंट में सुनिए प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र को। अच्युतानंद मिश्र नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, अमर उजाला और लोकमत समाचार जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के संपादक और माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति रहे हैं। शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने गहन शोध और विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रेष्ठ पत्रकारिता और अपने सरल स्वभाव से समाज में अत्यंत लोकप्रिय शख्सियत अच्युतानंद मिश्र से हुई बातचीत के कुछ अंश। आपका बचपन कैसा रहा? आपका बचपन कहाँ बीता? कैसा रहा? मेरा जन्म तो गाजीपुर शहर में हुआ। मेरे पिताजी थे, वो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और वो बहुत उदार थे और घर पर ही रह के प्रैक्टिस करते थे। सुबह से लोग आने लगते थे और दवाइयाँ वितरण करने का, तो वो मैंने देखा था। मैंने हाई स्कूल तक की परीक्षा गाजीपुर में पास की, डीएवी इंटर कॉलेज से। उसके बाद मेरा मन भी था और लोग घर वालों का मन भी था कि मैं बनारस में जाके इंटरमीडिएट पास करूं। तो घर वालों की इच्छा थी कि इंटर के बाद मैं कोई सरकारी नौकरी करूं। तब तक मैंने ये तय नहीं किया था कि क्या करना क्या है। मैं बनारस आ गया, मैंने इंटर पास किया एंग्लो बंगाली कॉलेज से। उस दौरान बनारस का पूरे पूर्वांचल का एक बहुत ही शानदार जानदार और स्वतंत्रता संग्राम का दर्शक अखबार था आज। 56 में मैंने बीए पास किया, 58 में एमए पास किया। लिखने के प्रति थोड़ी रुचि इस हिसाब से बढ़ी और जब मैंने एमए पास कर लिया, उस समय डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा एक बड़े पत्रकार थे और गांडीव अखबार के संपादक थे। जी, बहुत प्रसिद्ध अखबार रहा। गांडीव अखबार के संपादक थे, तो मैं उनके यहाँ भी जाता रहता था। वो भी कभी कभी मुझे देते थे, मैं लिख देता था, तो उत्साहित भी था। तो एमए पास करने के बाद थोड़ा पहले से, चूँकि मैं संघ से जुड़ा हुआ था, तो उसके नाते यादव और देशमुख से हमारी मुलाकात पहले से थी। वो हमारे संघ के विभाग प्रचारक भी थे और वो मेरे गाइड भी हो गए थे। तो 58 में यादवराव जी बनारस से पांचजन्य के संपादक बनके लखनऊ आ गए। तो उन्होंने फिर मुझे पत्रकारिता से जोड़ा। मैंने उसके बाद जब मैं तलाश कर रहा था कि क्या किया जाए और कोई नौकरी की जाए, तो यादवराव जी ने कहा कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। और मैं उनके साथ उस समय तत्काल तो नहीं जुड़ा उनसे 62 में, लेकिन मैं पांचजन्य का सहायक संपादक बनके
उनके साथ जुड़ गया। पहले नौकरी थी 5 दिन की थी, उसमें हमको 200 रुपये वेतन मिलते थे। शायद आप पहले ऐसे संपादक थे कि मालिकों का नाम हटा के प्रिंट लाइन से संपादक में आपका नाम डाला गया था अमर उजाला में। शायद अमर उजाला से मैं आया था जनसत्ता, मुझे प्रभात जोशी जी ने फ़ोन किया था। उनको किसी नाम, उनका मेरा परिचय नहीं था उनसे, परिचय था लेकिन बहुत डिस्टेंट वाला था कि ये इनको आप न्यूज़ एडिटर करके बुला लीजिए तो ये अच्छा रहेगा। इसके त्रिपाठी इंडियन एक्सप्रेस के करस्पॉन्डेंट थे, हमारे दोस्त थे, उनसे उन्होंने पूछा था, उन्होंने नाम बताया था। वो उनका एक दिन फ़ोन आया कि आप लखनऊ दिल्ली आ सकते हैं क्या। मैं चला गया। प्रभात जी ने कहा कि हमारे यहाँ न्यूज़ एडिटर की जगह खाली है, शाम आचार्य चले गए हैं तो आप ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अमर उजाला में नौकरी ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ नौकर की तरह नहीं हूँ, परिवार के सदस्य की तरह हूँ, इसलिए मैं उस अखबार को छोड़ने की अभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आप डोर लाली से बात करके देखिए। मैं जब नई दुनिया में था और इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा था तो नई दुनिया वाले मुझे नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर नरेंद्र तिवारी जी से मैंने बात किया तो वो बाद में तैयार हो गया, आप भी डोर लाली जी से बात करने। मैंने कहा ठीक है। मैं दिल्ली से सीधा आगरा पहुंच गया। प्रभात जोशी ने मुझे प्रस्ताव दिया है तो मैंने उनको कहा कि मैं अमर उजाला छोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, परिवार में सदस्य हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि डोर लाली से बात करके बताइए। मैं बात करने आ गया आपसे, सच्ची बात यह है। तो डोर लाल जी ने मुझसे क्या कहा, डोर लाल जी ने कहा कि आप हमारे ब्यूरो चीफ हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, हमारा लखनऊ का एडिशन तो है नहीं तो हम आपको तुरंत फौरन संपादक बना देते। अगर आप आगरा आ जाएं तो मैं तुरंत संपादक बना दूंगा आपको। इंडियन एक्सप्रेस का बड़ा नाम है, जनसत्ता का नाम है, आप हम समाचार संपादक बन के जा रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि अगर आप जनसत्ता में चले गए तो आपको क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा कि थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाएगी, थोड़ा नाम हो जाएगा, आप जानते हैं क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मालूम नहीं कि आपको ब्यूरो चीफ के रूप में कितने पैसे मिलते हैं, वो बच्चे देखते हैं, लेकिन जितना पैसे जनसत्ता वाले देंगे वो तो मैं भी दे सकता हूँ, वो भी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर जनसत्ता में जाने से आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तो मेरा कहना है कि जरूर चाहिए। तो अभी आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक अच्युतानंद मिश्र को, जो अपने आप में पत्रकारिता का एक संस्थान है। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे, यानी अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसमें आप रूबरू होते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और परंपरा से। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत देश के सभी गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। तो आज इस सेगमेंट में जानिए बिहार के धरनाई गांव के बारे में। जमानों तक धरनाई गांव बिजली की पहुंच से दूर था। उसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही बीड़ा उठाया स्वच्छ और हरित बिजली के उत्पादन का। 20 जुलाई साल 2014 को धरनाई गांव के निवासियों ने गांव में सोलर इलेक्ट्रिसिटी यानी सूरज की रोशनी से बिजली का उत्पादन शुरू किया। आज धरनाई गांव में हर घर में बिजली है और यहां तक कि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई है। धरनाई गांव आज के समय में स्वच्छ और हरित बिजली का पूरे देश में बड़ी मिसाल कायम की है। सोलर लाइट की व्यवस्था के बाद गांव की साक्षरता दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही बच्चे अब देर रात तक अपनी पढ़ाई कर पाते हैं
और गांव का नाम रोशन करते हैं। धरनाई गांव अपने सोलर एनर्जी पैनल के लिए जाना जाता है। कई लोग बाहर से धरनाई के सोलर एनर्जी पैनल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आते हैं। धरनाई गांव के अधिकांश भवन की छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। साथ ही इस गांव के लोग हरित बिजली के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। धरनाई बिहार के जज्बे की कहानी को बयान करता हुआ गांव है, जो ये दिखाता है कि बिहार के ग्रामीण हर समस्या से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको संस्कृति संवाद का आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में आप भी अपना योगदान दें अपने बहुमूल्य सुझावों के जरिए। तो अपने सजेशंस आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNC के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाते हैं भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और हाँ, आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।